guys, welcome to my YouTube channel Alpha Horizon. Today from the platform of Alpha Horizon, we are launching a series of NISN 15 Research Analyst exam. This exam will more helpful if you wanted to become SEBI registered research analyst. This is the first step. After clearing NISN 15, you can apply for the SEBI license. In this curriculum, it has included 13 chapters and each has a different weightage for the examination point of view. If I talk about examination, in examination, 92 questions for one each marks and two case study for 8 marks. One one case study will be considered as 4 marks. Yeah. So now let's begin the journey to clear the NISN 15 exam. यहाँ पे कुछ इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि क्या इसके यूजफुल कंटेंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव्स हैं, मतलब ऑल द थिंग्स। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की गई है जो सेबी ने मैंडेट किया है। ये एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के बारे में कि इनका कितना, कब इनका लॉन्च हुआ था, क्या क्या इनके सर्टिफिकेशन से ऑफर करते हैं, जैसे एन इक्विटी डेरिवेटिव्स का है, म्यूचुअल फंड का है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड मैनी मोर सर्टिफिकेशंस आर इन द एनआईएसएम। और यहाँ पे सब्जेक्ट आउटलाइन और वेटेज वाइज चैप्टर को क्लासिफाई किया गया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितना परसेंटेज और कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। सो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। इस ये चैप्टर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स क्या होती है, मतलब व्हाट आर द रूल्स, की रूल्स ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट। उसके बाद उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, फिर उनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि क्या उनको वेल प्रिपेयर्ड होना है, अगर वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्लाइंट को सजेशन देने जा रहे हैं या किसी कंपनी के मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हैं, तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको माइंड में रखना पड़ेगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट एक क्वालिटीज होती है कि मतलब जैसे लेट सपोज कोई पर्सन है, उसमें वो क्वालिटीज फुलफिल हो रही है, वो प्रोफेशन के लिए कि नहीं हो रही है, वो उसके लिए डिजायर्ड है कि नहीं है, वो उस हिसाब से उस फ्रेमवर्क में वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो वो एक क्वालिटीज हम जज करेंगे कि मतलब ये क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो एक रिसर्च एनालिस्ट का काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब पहले तो प्राइमरी रोल्स की बात होगी ऑफ द रिसर्च एनालिस्ट, फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे जाएंगे। ये करिकुलम को ऐसा बताता है कि इन्होंने हम स्टार्ट किया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इनका पहला एग्जाम्पल ये है कि मतलब जैसे लेट सपोज आप आपको इच्छा हुई कि आप जा रहे हो एक फ़ोन परचेज करने, तो फ़ोन परचेज करते करते समय उसके पहले आपका काम चालू हो जाता है कि कौन से ब्रांड का लेना है, क्या उसका मेगापिक्सल होगा, क्या क्या उसकी बैटरी लाइफ है, क्या उसके प्रोसेसर्स हैं, ऑल द थिंग्स आप उसको कंक्लूड करते हो। मतलब सारे, जैसे लेट सपोज वीवो का है, एम आई का है, तो उस हिसाब से मतलब सर्टन कंपनीज को आप विजिट करते हो और उसमें से आप मतलब कुछ आउटलुक जो आपके पैरामीटर में डिसाइड हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें मेरे को चाहिए, मेरे को नीड है, उस बेसिस पे आप मतलब कंक्लूड करते हो और एक राइट डिसीजन लेते हो कि हाँ मतलब ये फ़ोन मेरे बजट में और एवरीथिंग में मतलब फिट बैठ रहा है कि हाँ इसमें सारे स्पेसिफिकेशंस भी हैं और मेरे बजट में भी आ रहा है। तो जो रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम परफॉर्म करेगा अपनी एक्टिविटी, वो भी जाएगा मतलब देखेगा। सॉरी। या हाँ, तो जो जैसे लेट सब आपने जो जो एक्टिविटी परफॉर्म किया आपने नए फ़ोन को परचेज करने के लिए, वही सेम एक्टिविटी होगी रिसर्च एनालिस्ट के प्रोफेशन में, बट द सिनेरियो अलग अलग रहेगा। वहाँ पे आपने फ़ोन के लिए सब थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया, यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। रिसर्च एनालिस्ट पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पे जो भी उसके स्टॉक्स रडार में होंगे, जो इसके मतलब स्क्रीनर या मतलब वॉट एवर
स्क्रीन करके स्टॉक्स फिल्टर आउट करके निकालेगा। लेट्स सपोज उसने 5 स्टॉक्स निकाले, वो 5 स्टॉक्स को प्रॉपर स्टडी करेगा। आफ्टर डेट वो रिस्क निकालेगा, उसके उसके रिस्क निकालेगा, उसके बाद गेन निकालेगा, मतलब एस्टिमेट करेगा कि मतलब ये हो सकता है ये स्टॉक्स में। आफ्टर डेट कंक्लूजन वो पांचों स्टॉक्स को लेके जाएगा मैनेजमेंट के पास, जो जो सॉरी जो इन्वेस्टर आया था, इन्वेस्टर के साथ वो डिस्कस करेगा कि मतलब हाँ ये 5 स्टॉक्स मैंने निकाले, ये इसमें ये पॉजिटिव्स है, ये नेगेटिव्स है। तो ऑन दैट बेसिस उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे फिर मतलब वो जो वो फंड रहेगा वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट का काम, मेन काम ये है कि वो अपने क्लाइंट को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक वेल एस्टेब्लिश्ड डिसीजन, मतलब एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कराना है, ना कि कोई भी मतलब आलतू फालतू कंपनी में। और वो भी एक प्रॉपर रीजन कि क्या क्यों आपको इन्वेस्ट करना है, व्हाट आर द रीजंस कि इंडस्ट्री ग्रो होगी, क्या ग्रो होने वाला है, मैनेजमेंट सही है, मतलब वो पूरा इन डेप्थ स्टडी करेगा, उस हिसाब से मतलब उसका फंड एलोकेट कराएगा उस इक्विटी और उस बिजनेस में। या हाँ, और अभी मैं बात करूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोस्टली रिसर्च एनालिस्ट की प्रोफेशन है। एक सेल साइड एनालिस्ट होती है, एक बाय साइड एनालिस्ट होती है और एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होती है। सेल साइड को मैं ओवरव्यू करूँ तो जो भी ये ब्रोकर आप देख रहे हो, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, शेर खान, ये जो मतलब स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं अपने पार्टिसिपेंट, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो सेल साइड रिपोर्ट है, वो वहाँ पे बैठे हुए जो बंदा काम कर रहा है वो सेल साइड एनालिस्ट है। और ये बाई साइड एनालिस्ट ये ऐसे लोग हैं जो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के अंडर में काम करते हैं। लेट सपोज म्यूचुअल फंड में जो एनालिस्ट बैठे हुए वो बाई साइड के अंडर आते हैं। हाँ, और ये इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट जो हैं, ये इनका मेन, ये बुटीक फॉर्म अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी के थ्रू मतलब आप अपना काम करें। इनका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे लेट सपोज मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो आप में से कोई भी एक बंदा आएगा, बोलेगा आकाश भाई एक काम करो ना, ये इटर्नल है, इटर्नल जोमेटो लिस्टेड कंपनी है, आप इससे मतलब मेरे को थोड़ा रिसर्च करके दीजिए। तो मैं पूरा उसमें प्रॉपर स्टडी करूंगा, उसकी बिजनेस, इटर्नल का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, EBITDA मार्जिन कैसा है, सेल्स कैसा ग्रो हो रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, कॉन कॉल में क्या है उसका फ्यूचर आउटलुक है, क्या कैपेक्स का प्लान है। फिर अदर एनालिस्ट और मार्केट मार्केट में उस इटर्नल के रिगार्डिंग न्यूज़ क्या चल रहा है, वो सब कुछ कंक्लूड करके मैं एक रिपोर्ट बना के मैं अपने जो मेरा क्लाइंट था मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, और वो मैं जो मैंने काम किया उसके बेसिस पे वो मेरे को हम सम अमाउंट ऑफ टोकन देगा। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, देखो रिसर्च एनालिस्ट की मेन मेन वर्क ये है, मेन काम क्या है उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लेट सपोज इंडियन मार्केट में वो ट्रैक, इंडियन मार्केट कंपनीज को वो ट्रैक कर रहा है, तो वो पहले तो इंडिया की इकोनॉमी समझेगा कि मतलब उसमें इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, फिर नेशनल इनकम क्या है, फिर उसकी फिजिकल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मतलब वो एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेगा कि मतलब इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करी है इंडिया की। और उसमें से एक ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट हैं, और वो बोल रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब कंपनी सॉरी कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है। वो चेंज कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द टैक्स रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रेट चेंजेस के बेसिस पे इकोनॉमी ऊपर नीचे भी हो सकती है। और देखा जाए अगर आप मार्केट में हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि मतलब अगर टैक्स टैक्स बढ़ रहा है तो उस पे जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। तो सब भी है। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करी है तो मतलब लेट सपोज की इन्फ्यूजन आ रहा है, पैसे का इन्फ्यूजन आ रहा है कंट्री में, तो सब कम जो कंपनीज है लोन लेंगी, मतलब अपना कैपेक्स प्लान करेंगी, एक्सपांसन पे ज़्यादा ध्यान देंगी, और उसके उसके रिलेटेड उसके उससे एक बेनिफिट होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रहा था वो थोड़ा मतलब स्टेबल होगा, गिरेगा। फिर उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट का काम दूसरा मतलब उसने पहले तो उसने देख लिया कि मतलब कि क्या इकोनॉमी बोल रही है कंट्री की। आफ्टर डेट वो इंडस्ट्री पे आएगा, जैसे लेट सपोज कोई अभी मैंने आपको इटर्नल का एग्जांपल लिया, तो वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आएगा, इंडस्ट्री में देखेगा कि मतलब ग्लोबली कैसा परफॉर्म, मतलब ग्लोबली वो कैसा चल रहा है, मतलब एक ओवरव्यू लेगा कि मतलब वो ग्लोबल सेक्टर में वो ग्लोबली इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करी। फिर उसके बाद वो इंडिया इंडिया के बेसिस पे वो देखेगा कि मतलब क्या चल रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से, कितने लिस्टेड पीयर्स हैं। फिर
फिर क्या-क्या पैरामीटर्स हैं कि जो मतलब इम्पैक्ट कर सकता है कि प्राइसिंग पावर है कि नहीं है, मतलब वो सब कुछ एनालाइज़ करेगा इंडस्ट्री को एनालिसिस करते समय। उससे एक बेसिक आइडिया आएगा कि मतलब वो इटर्नल कहाँ, जैसे लेट्स सपोज़ कोई कंपनी है तो कहाँ पोज़ीशन आ रही है, मतलब उसका कहाँ वो डोमिनेंस है, मतलब वो मार्केट लीडर तो नहीं है कि वो मतलब मार्केट के नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, कुछ लेना-देना ही नहीं है, मतलब क्या है, मतलब वो यू विल गेट अ डीपर नॉलेज इफ यू आर कंसीडरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री। फिर उसके बाद जो एनालिस्ट रहेगा वो कंपनीज को अंडरस्टैंड करेगा कि मतलब उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी कहाँ से कहाँ धंधा कर रही है अपना, कितना उनका सेल्स हो रहा है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। फिर उसके बाद उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, कि वो अगर उनका EBITDA मार्जिन ज़्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, मतलब और इन अगर अपनी कंपनी पीछे चल रही है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। फिर मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक क्या गोल डिसाइड किया हुआ है, ये सब कुछ मतलब मतलब देखा जाएगा। तो मतलब कंपनी एनालिसिस में 2 पैरामीटर्स होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होगा और क्वालिटेटिव भी होगा। इन क्वांटिटेटिव नंबर क्रंचिंग वगैरह होगा और क्वालिटेटिव में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसा है, जो मतलब वर्कर हैं, जो बैठे वो कैसा अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, वो दे आर वेल एफिशिएंट टू रन द बिज़नेस और नॉट। क्योंकि इन एंड यही है कि मतलब जो जो गाड़ी को चला रहा है वही उसको उसको उसके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। अगर मैनेजमेंट ही खराब रहेगा तो चांसेस आर मोर कि मतलब जो ये रेशियोज़ हैं, जो फाइनेंशियल हैं, वो एंड रूल्स बताए गए हैं कि लेट्स सपोज़ रिसर्च एनालिस्ट है तो उसके प्रोफेशन में ये भी आता है कि समटाइम्स उसको क्लाइंट विज़िट करना पड़ता है, कंपनी विज़िट करना पड़ता है। तो क्या-क्या पैरामीटर्स हैं उसको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे सपोज अगर कोई भी रिसर्च एनालिस्ट अगर मैनेजमेंट से मिलने जा रहा है पे जाके मतलब जैसे मतलब लेट सपोज जैसे कोई रिलायंस है, रिलायंस का मतलब उसके कनेक्शन में से कहीं उसका मतलब ऐसा है कि मतलब वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है। तो मतलब वो मतलब न्यूट्रल व्यू रखना है अपने को। ऐसा नहीं कि बायसनेस आ जाना चाहिए, नहीं ये मोटा भाई की कंपनी तो कभी अपने को मतलब न्यूट्रल व्यू रखे एनालाइज़ करना है। इंडिपेंडेंट साइट्स निकालना पड़ेगा कि मतलब कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी का जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कंपनी का माल ले रहा है, जो कस्टमर्स हैं, उनसे मतलब बातचीत करके मतलब थ्रू देयर नेटवर्किंग कि मतलब हाँ, क्या है मतलब जो मैनेजमेंट बोल रहा है सही बोल रहा है कि मतलब मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। वो सब एक मतलब थोरो रिसर्च जाके मतलब क्विक चेकर कर काम करना पड़ेगा। जिससे अपने को एक बेटर और क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मैनेजमेंट सही बोल रहा है। तो लॉट्स ऑफ स्टडी करना है, मतलब डीपर कंपनी को जाना है कि मतलब कंपनी कैसे क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या नहीं है, क्यों उसका मार्जिन गिर रहा है, क्यों बढ़ रहा है, सब कुछ मतलब आपको एनालाइज करना है। और उसके पीछे का अगर रीजन नहीं मिला तो आपको एक क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस रहना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट के साथ मीट कर रहे हो तो मतलब आप क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछो उससे कि मतलब हाँ अगर मार्जिन गिरा तो क्यों गिरा, आपने क्यों डिकोड नहीं किया, कैपेक्स आपने प्लान किया था 2 साल पहले, अभी तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। मतलब आपको ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मतलब क्या हुआ है तो उसका अभी तक इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, और हो गया तो कैसा इम्पैक्ट आ सकता है। मतलब आपको क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन डीप होना चाहिए। सो वी आर इन द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो रिसर्च एनालिस्ट में होनी चाहिए। द जॉब ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रिक्वायर्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मैनेजमेंट कैसा है वो सब पूरा स्टडी करना पड़ेगा, स्किल्स होनी चाहिए। वो मतलब धीरे धीरे इंडिया वो जो रिसर्च एनालिस्ट होगा वो बिजनेस मॉडल समझ पाए, कंपनी कैसे अपना धंधा करे वो समझ पाए, उसके कस्टमर्स कैसे हैं, कस्टमर्स का डोमिनेंस कैसे, कस्टमर्स का कोई सब्सटीट्यूट है मतलब बाय प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब वो प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास की नहीं है, इंडस्ट्री वो कंपनी कहाँ इंडस्ट्री में स्टैंड करती है। और मतलब सब कुछ मतलब अगर इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब एवरीथिंग सब कुछ आप मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब आपको वो पॉइंट लिंकेज करना आना चाहिए कि हाँ ये हुआ तो ये हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो ये होगा, अगर फॉर ये लेट सपोज क्या होगा, मतलब वो सब मतलब एक पैरामीटर्स है कि मतलब हाँ अगर ये हुआ तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मतलब एक कोई भी एक चीज हो रही तो उसका बी इम्पैक्ट आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि मतलब धंधा कैसे हो रहा है, कि मतलब आप तभी आप क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस निकाल पाओगे और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आप मैनेजमेंट से पूछ पाओगे। और मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँगा तो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो गुड रिसर्च एनालिस्ट में होनी चाहिए। वो पहला तो गुड विथ नंबर्स, वो कैलकुलेशन वगैरह मतलब होना चाहिए, एक्सेल शीट आना चाहिए, नॉट कि मतलब एसक्यूएल वगैरह वो सब कुछ लिंक करके एकदम मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट नॉर्मल आपको गुड एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट मतलब डेटा एनालाइजिंग का टूल, वो चार्ट वगैरह आपको लिंकेज करना होना चाहिए। फाइनेंशियल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर कट होना चाहिए। एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट, आपको बनाना नहीं है, आपको फाइनेंशियल
जो रिपोर्टिंग हुई कंपनी की, आपको स्टडी करना है एंड अंडरस्टैंड करना है सामने वाले को, जो मतलब क्लाइंट्स है, आपको ऐसे वर्ड में लिखना है और ऐसे ग्राफिक व्यूज में आपको उसको दिखाना है कि मतलब वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। और उस जो रिसर्च एनालिस्ट है उसको एबिलिटी टू आस्क द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस, मतलब उसको अंदर से रहना चाहिए कि हाँ मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसके पीछे, अच्छा ये रीज़न था, मतलब काउंटरिंग क्वेश्चन होनी चाहिए कि मतलब हाँ, मतलब कोई भी चीज़ हुआ तो उसके पीछे का रीज़न आपका मेन मोटिव है कि जानना है। फिर वो रिसर्च एनालिस्ट का जैसे अटेंशन टू डिटेल्स, जैसे कोई कंपनी है उसके लिए कोई भी इवेंट हो गया तो वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो सब मतलब पूरा एकदम कंसिडरेशन के साथ, मतलब पूरा हर एक डिटेल्स पे मोर फोकस देना है, जो कि मतलब इंडस्ट्री को हैम्पर कर रहा है, कंपनी को हैम्पर कर रहा है, उस पर मतलब आपको मोर फोकस्ड रहना चाहिए। और लास्ट एंड नॉट लीस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्बल, आपका मतलब रिटर्न एंड वर्बल एक एक्यूरेट होना चाहिए, डोमिनेंस होना चाहिए, मतलब सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। या सो थैंक यू। आज हम यही कंक्लूड करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, NISM RA 15 प्रिपरेशन। या थैंक यू, गुड लक।